दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में श्रमिक सम्मेलन के अंतर्गत 85,000 हितग्राहियों को 46 करोड़ से अधिक की राशि का लाभान्वित यहां पर किया जाएगा। दरअसल श्रमिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 13 योजनाओं के 82,973 श्रमिकों को 45 करोड़ 40 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। श्रम विभाग की ओर से राजीव गांधी ऑडिटोरियम ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। श्रमिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 13 योजनाओं के 82,973 श्रमिकों को 45 करोड़ 40 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 153 श्रमिकों को 20,33,000 रुपए की राशि, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत 1900 श्रमिकों को 1 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया जाएगा। बता दें सम्मेलन में कोरबा जिले समेत अन्य जिलों के हितग्राही भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। इसमें सम्मेलन में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कापी हेतु सहायता राशि योजना, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, लाभार्थी श्रमिक देय लाभान्वित संख्या, मिनी माता महतारी जतन योजना समेत तमाम तरह की योजनाओं का नाम शामिल है। केसकाल घाटी में कंक्रीटीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि एक बार फिर से फूलों की घाटी का निर्माण किया जाएगा। केसकाल घाटी में सड़क डामरीकरण एवं कंक्रीटीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रारंभिक तौर पर प्रशासन ने 15 दिनों तक घाटी में मालवाहक वाहनों एवं यात्री बसों का आवागमन बंद रखा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ख्याल रखने के लिए केसकाल एसडीएम और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों के द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर कुणाल दुदावत भी समय समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। बीते दिन भी शाम भी कलेक्टर ने घाट के प्रत्येक मोड़ का पैदल भ्रमण करके निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए और एरियर्स की मांग को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर से डीए और एरियर्स राशि की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को भी डीए और एरियर्स के भुगतान करने की मांग उठाई है। इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया है। वहीं फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा व सचिव राजेश चैटर्जी ने बताया कि मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को लेकर पत्र लिखा गया, जिसमें लिखा गया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में समानता का प्रावधान है और इसी धारा के अंतर्गत ही भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दिया गया था। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश 28 अक्टूबर में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ देय तिथि यानी 1 जनवरी 2024 से प्रभावशील किया गया है। आदेश में नकद भुगतान माह नवंबर से तथा एरियर्स की राशि का भुगतान 4 समान किस्तों में करने का उल्लेख है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 17 अक्टूबर को जारी आदेश में 50% डीए को 1 अक्टूबर से प्रभावशील किया गया है, जिसके कारण जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 यानी कि कुल 9 माह का एरियर्स लाभ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इससे वंचित नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रातें अब ठंडी होती जा रही हैं, जहां हफ्ते भर के अंतर्गत पारा और नीचे गिरेगा। रायपुर सहित कई जिलों में तापमान 2 डिग्री तक की गिरावट का दौर आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिलेगा, जहां 10 डिग्री के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान रिकॉर्ड स्तर पर कायम है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है, जहाँ बीती रात को तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। रायपुर में रात के तापमान में ये गिरावट हफ्ते भर तक जारी रहेगा। मौसम ड्राई होने के कारण अब ऐसा हो रहा है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन रायपुर समेत राज्य के बाकी हिस्सों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक की नीचे जाने की संभावना है। सरगुजा संभाग के जिलों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो वहीं बीते दिन भी न्यूनतम तापमान के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान रहा। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सुकमा सबसे गर्म स्थान रहा। छत्तीसगढ़ में सभी संभागों में सरगुजा संभाग सबसे ठंडा है। यहाँ के जिलों में रात का पारा 14 डिग्री से लेकर कम है। बलरामपुर में शुक्रवार
को सबसे रातें ठंडी रही। सरगुजा में रात का तापमान 10 तो वहीं कोरिया में 12 और जसपुर में 13 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। विश्व के 60 देशों में से चुने गए 20 गांवों में छत्तीसगढ़ का धुड़मारस गांव भी शामिल है, जो कि पर्यटन उन्नयन हेतु चयनित किया गया है। दरअसल बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारस गांव को पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व के 60 देशों में से 20 गाँवों का चयन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का धुड़मारस गाँव भी शामिल है। धुड़मारस को इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से अब गांव के बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीणों की जीवन शैली बेहतर करने में मदद मिलेगी। बता दें कि बस्तर के धुड़मारस तथा चित्रकोट गांव को इस साल विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धुड़मारस गांव के चुने जाने का श्रेय वहां के स्थानीय निवासियों को दिया है, जहां उन्होंने कहा कि धुड़मारस के स्थानीय निवासियों ने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षित करते हुए इसे आकर्षक पर्यटन स्थल में बदल दिया है। धुड़मारस प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए बेहद प्रसिद्ध है। सुकमा के 8 आश्रमों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता देखता मिल रहा है, जहां 54 बच्चे बीमार हो गए। एक दिन पहले ही कोर्रा आश्रम में छात्रा की यहां पर मौत का मामला सामने आया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गादीरास समेत आसपास के इलाके के आश्रमों और छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चे मलेरिया की चपेट में आ रहे हैं। बीते दिन कोर्रा बालिका आश्रम की छात्रा की मलेरिया से मौत के बाद स्वास्थ्य अमला गादीरास क्षेत्र पहुंचा, जहां आश्रमों और छात्रावास तथा पोर्टर केबिन में इसकी जाँच करी गई। बात करें स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान गादीरास क्षेत्र के 8 आश्रमों में 54 बच्चे मलेरिया से पीड़ित पाए गए। गंभीर बच्चों को अस्पताल रेफर किया गया, तो वहीं सामान्य रूप से पीड़ित बच्चों को दवाएं देकर आश्रम में ही आराम करने डॉक्टर ने सलाह दी। इसमें गोंदापल्ली के कन्या आश्रम में तकरीबन 103 छात्राओं की जांच की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 25 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। इन आश्रमों और छात्रावास में ये बच्चे मलेरिया पॉजिटिव। मुत्तौड़ी बालक आश्रम में मिले 2 छात्रों को गादीरास अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं गोंदपल्ली बालिका छात्रावास में 25 छात्राएं पॉजिटिव मिली है, जिनमें से 2 का इलाज गादीरास अस्पताल में जारी है, जबकि 23 को आश्रम में ही दवा दी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का एक नया नियम लागू हो चुका है और अब ज़्यादा रेट पर अगर सौदा होता है तो भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर पर ही मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क को लेकर एक नया नियम जारी किया है। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीदी या बिक्री में गाइडलाइन दर से समझौते की रकम अधिक होने पर रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के हिसाब से ही लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर कर्ज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। पिछले नियम के मुताबिक संपत्ति की खरीदी बिक्री में गाइडलाइन दर और सौदे की राशि जो भी अधिक होता था उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना अनिवार्य था। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस संशोधन से मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर अधिक बैंक लोन लेने में सहूलियत मिलने वाली है। इससे वास्तविक मूल्य दर्शाने का ट्रेंड बढ़ेगा और देश के बाकी राज्यों में जमीन की गाइडलाइन कीमत या सौदा मूल्य दोनों में से जो ज्यादा हो उस पर पंजीयन शुल्क अभी भी लगता है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए, जहां एक जवान की जांघ से गोली आर पार हो गई। एक के सिर पर चोट लगी है, जिसको रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर की सरहद पर लगे महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष शामिल है। सभी के शव और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। कई नक्सलियों के घायल होने की खबर भी है। वहीं 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक एक जवान के जांघ से गोली आर पार हो गई है, तो वहीं दूसरी के सिर पर चोट लगी है। फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। कांकेर एसपी IK एलिसिला ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, जहां बस्तर के लगभग सभी जिलों के DRG जवान और महाराष्ट्र के C60 कमांडोज ने नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर अभय को घेरने का एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के GPM जिले के सैकड़ों नर्मदा भक्त मैकल परिक्रमा पर निकले हुए हैं। 21 नवंबर को ये यात्रा पूरी होगी। माई की बगिया से इसकी शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश सीमावर्ती छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित पर्यटन नगरी अमरकंटक से भजन कीर्तन करते गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से मैकल परिक्रमा पर सैकड़ों भक्त नर्मदा यात्रा के लिए निकले हुए हैं, जहाँ शुक्रवार को माई की बगिया से पूजा पाठ के बाद भारी संख्या में साधु संत नर्मदा भक्त परिक्रमा पर निकले हुए हैं। छत्तीसगढ़ और
मध्य प्रदेश में 70 किलोमीटर की परिक्रमा की जाएगी, जहां नर्मदा कॉरिडोर बनाने का मुख्य उद्देश्य अमरकंटक में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और आने जाने वाले पर्यटक को और यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मरवाही विधायक प्रवण मरपच्ची, साथ ही बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी शामिल होंगे। बता दें कि अमरकंटक, माई की बगिया, जोगीकुंड, खन्नाथ, करंजिया और ज्वालेश्वर महादेव पकड़िया, साथ ही माई का मड़वा, ठाड़पत्रा से होकर ये नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकलेगी। 15 नवंबर से माई की बगिया की शुरुआत हुई है, जो यात्रा का अंत जो है 21 नवंबर को पूजा पाठ के बाद समापन के तौर पर होगा। परख सर्वेक्षण जल्द ही छत्तीसगढ़ की तमाम स्कूलों में होने वाला है, जिसके अंतर्गत शिक्षा गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। बच्चों की दक्षता जांचने छत्तीसगढ़ के 3420 स्कूलों में ये परीक्षा होगी, जहां केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग करने जा रही है। केंद्र शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 3 से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों की दक्षता को जाँचने और परखने राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। 4 दिसंबर को ये परीक्षा लिया जाएगा, जहां राज्य सचिव शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने हर स्तर पर व्यापक प्रशासनिक, प्रबंधकीय और एकेडमिक तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया है, ताकि सभी विद्यार्थी पूर्व तैयारी करके स्वयं को भी परख सकें। परख 2024 आकलन सभी जिलों में 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक और प्राचार्य राइट को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी बनाया गया है। कुल 99 जिला स्तरीय अधिकारी जिले में परख क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं और इस तरह सभी 146 विकास खंडों में बीओ, बीआरसी और संकुल प्राचार्य को संयुक्त तौर पर जिम्मेदारी सौंपते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जीएसटी का एक नया नियम लागू हो चुका है और अब किराएदार को भी 18% का जीएसटी देना होगा, लेकिन बाद में ये वापस हो सकता है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम लागू किया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब किराएदार को भी जीएसटी भरना होगा। अभी तक मकान मालिक को अपने रिटर्न में बताना था कि वो भवन का मालिक है और उसे किराए पर कितनी आय हो रही है। इसके लिए उसे जीएसटी में पंजीयन कराना पड़ता था, लेकिन अब नियम के अंतर्गत मकान मालिक के साथ ही किराएदार भी जीएसटी में पंजीयन करवा सकता है और इसके बाद वो अपने रिटर्न में इस बात की जानकारी देगा कि उसने कितना किराया दिया। इस पर 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन बाद वाले रिटर्न में किराएदार का जो भी टैक्स होगा उसमें उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी दिए हुए टैक्स का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल जाएगा। जीएसटी काउंसिल के अनुसार ज़्यादातर मकान मालिक अपने किराए की इंक की जानकारी नहीं दे रहे थे और इससे अब वे किराएदार को भी पंजीकृत किया जाएगा, जो किराए की जानकारी देगा, जिसका फायदा उसे रिटर्न में होगा। इसके किराए में होने वाली टैक्स की चोरी यहाँ पर रुकने वाली है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन रोड पर बासनवाही पहाड़ी में ट्विन टनल निर्माण होने जा रहा है, जो प्रदेश की पहली ट्विन टनल है, जो कि 210 मीटर की चौड़ाई पर होने वाली है। यहां पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर के पहाड़ को काटा गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक बन रही 6 लेन रोड में छत्तीसगढ़ की पहली व सबसे बड़ी ट्विन टनल की कुल 210 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, जिसमें कांकेर जिले के बासनवाही में एंट्री पॉइंट से 120 मीटर तथा कोंडागांव जिले के गोविंदपुर में एग्जिट पॉइंट की ओर 90 मीटर तक की सुरंग की खुदाई की जा चुकी है। कांकेर जिले में एंट्री पॉइंट तक पहुंचने सड़क निर्माण कंपनी को बासनवाही से 4 किलोमीटर तक पहाड़ों को काटना पड़ा, जिसके बाद पहाड़ी में इसके एंट्री पॉइंट तक पहुंचे। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक बन रही 6 लेन रोड में बासनवाही पहाड़ी में ट्विन टनल बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम से दूरी कम करने और सीधी सड़क बनाने, पहाड़ों में घाटी न बने, उसके लिए उसको काट कर ही रास्ता बनाया जा रहा है। सड़क के कांकेर जिले में जामगांव से ये प्रवेश करेगी, जो दुधावा होते हुए बासनवाही पहाड़ी तक पहुंचने वाली है। बासनवाही से टनल के एंट्री पॉइंट तक कुल 4 किलोमीटर तक पहाड़ों को काटकर बीच से रास्ता बनाया गया है, जिसमें कई छोटे छोटे पुलिया भी हैं, जो इस सड़क को बनने के बाद इस मार्ग में एक खूबसूरत एहसास देने जा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां रात पर नेशनल हाईवे पर 31 हाथियों का दल उमड़ पड़ा। रायगढ़ के लारी पानी सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आसपास के गांव में इसको लेकर मुनादी करा दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के
ले लूंगा की तो बीती रात को 8:31 पर 31 हाथियों का दल जो है सड़क पर आ गया। उसके रोड क्रॉस करते तक राहगीरों की काफ़ी लंबी लाइनें लग गईं। हाथी ट्रैकिंग कर्मचारियों को पता चलते ही राहगीरों को दोनों ओर से रोक दिया गया था। मामला वन परिक्षेत्र के दुर्गापुर गांव के पास का है। इस दौरान वन कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे ताकि हाथियों का दल आसानी से रोड को क्रॉस कर सके, लेकिन वाहनों की लंबी कतार और शोरगुल होने से हाथी रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे। दल में छोटे शावक होने के कारण भी काफ़ी देर तक हाथियों का दल रोड किनारे रुका रहा। कुछ देर बाद लारी पानी जंगल की ओर गए, तब वाहनों को पार कराया गया। वहीं 22 हाथियों का दल बाकारूमा रेंज पहुंच चुका है, विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है। वहीं लैलूंगा सब डिविजनल एसडीओ ने बताया कि शावक होने के कारण हाथी सड़क पार करने में कतराते हैं।